गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को आप लोग फिजिकल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। किसी पर्टिकुलर थेरेपी के बारे में बात करने से पहले आप लोग जानिए थेरेपी से क्या मीन है। किसी भी पर्सन में अगर माल एडेप्टिव बिहेवियर रहता है या उसके बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी आती है तो उसके बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने के लिए बहुत से टाइप्स की थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें फर्स्ट वन जो होता है सबसे इफ़ेक्टिव जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को फिजिकल थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन इलेक्ट्रोड्स के रूट से पर्सन के ब्रेन में इलेक्ट्रिकल वेव प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे उसके न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन को नॉर्मलिटी के रूप में चेंज किया जाता है। क्योंकि जब पर्सन डिप्रेशन में हो, सिजोफ्रेनिक हो, तो उस कंडीशन से उसको नॉर्मलाइज्ड करने के लिए उसके न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में क्या होते हैं, चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं। तो आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग में जितनी भी थेरेपीज़ हैं सबसे वो अपन पढ़ेंगे कंटिन्यू, जिसमें सबसे फर्स्ट वन जो अपन पढ़ेंगे वो कौन सी हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट वन अबाउट द इंट्रोडक्शन। फिजिकल इंटरवेंशन टू अफेक्ट बिहेवियरल चेंजेस लाइक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, लाइट थेरेपी एंड रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। फिजिकल थेरेपी में क्या है, जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आप प्रोवाइड पेशेंट को करवाते हैं, फिजिकल थेरेपी में जो आप पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं उसमें आप मेनली पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फिजिकल इंटरवेंशन। फिजिकल इंटरवेंशन आप मेनली प्रोवाइड इसलिए करवाते हैं ताकि उसके बिहेवियर में आप चेंजेस कर सकें। बट फर्स्ट वन आप देखिए, किसी भी पर्सन के बिहेवियर चेंज करने में आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को यूज़ लेने से पहले भी कोई और थेरेपी का यूज़ किया जाता होगा। जैसे कि अगर अपन पर्टिकुलर बात करें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से पहले पर्सन में कौन सी थेरेपी का यूज़ किया जाता था, लाइक एज लाइट थेरेपी एंड रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इससे क्या होता है, एक्चुअली में आप जब भी थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे पर्सन को तो उसके न्यूरॉन्स के ऊपर, जो पर्सन के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं राइट स्फीयर्स और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स में, उनके ऊपर इफेक्ट आपको देना होता है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं किसकी, लाइट थेरेपी की या फिर रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, तो ये थेरेपी आपको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से पहले यूज में ली जाती थी। क्योंकि रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या लाइट थेरेपी में भी क्या किया जाता था, जो ब्रेन के राइट और लेफ्ट स्फीयर्स होते थे, जो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर्स और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। तो लेफ्ट पार्ट तो आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर्स क्या करता है, लेफ्ट पार्ट को, आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आप जब रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन आपकी बॉडी को आपको दिया जाता है तो उसमें क्या है, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन आपकी ब्रेन को एक्टिविटी को दिया जाएगा और उससे क्या होगा, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। बट रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जो था उसमें पर्सन को इतना स्टिमुलेशन प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता था कि उसके बिहेवियर में अर्ली मॉडिफिकेशन किया जा सके। मींस ये थेरेपी जो थी, लाइट थेरेपी और रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ये थेरेपी इतनी इफेक्टिव नहीं थी। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इटालियन न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट क्रिलेटी एंड बिनी इन अप्रैल 1938। ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि जो ECT है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, इसका यूज़ इंट्रोड्यूस किसने किया, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी
जो है वो न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे इटली के। कौन कौन थे? क्लेटी एंड बिनी। इन क्लेटी एंड बिनी ने क्या किया? अप्रैल 1938 में जाकर, कब? अप्रैल 1938 में जाकर ECT को इंट्रोड्यूस किया, सबसे फर्स्ट वन अप्रैल 1938 में, ठीक है। बट इंसुलिन कोमा थेरेपी एंड फार्मा कन्वर्सिव थेरेपी वर रिप्लेस्ड बाय ECT, ठीक है। मैंने आपको ईयर से बताया है कि इंसुलिन कोमा थेरेपी तो कब तक यूज में ली जाती थी? 1933 तक यूज में ली जाती थी, जबकि फार्मा कन्वर्सिव थेरेपी जो थी वो कब तक यूज में ली जाती थी? 1934 में। बट इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा थे, जैसे कि एक्चुअली में पर्सन अगर डिप्रेसिव है या सिजोफ्रेनिक है तो उसे क्या किया जाता था? इंसुलिन कोमा थेरेपी के अकॉर्डिंग उसको एक्सेसिव इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता था, और एक्सेसिव इंसुलिन प्रोवाइड करने से क्या होता था? पर्सन हाइपोग्लाइसीमिक होता था। हाइपोग्लाइसीमिक होने से क्या है? पर्सन अनकॉन्शियसनेस में जाता था, और अनकॉन्शियसनेस से क्या था? उसकी मेमोरी में जो भी थॉट्स थे, डिप्रेसिव करते थे, सुसाइडियल आइडिएशन थे, वो क्या था? वो धीरे धीरे भूलता था, ठीक है। लेकिन जैसे इंसुलिन कोमा थेरेपी का साइड इफेक्ट क्या था? पेशेंट को कंटिन्यूअसली इंसुलिन दिया जाता था मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है, इतनी अमाउंट की वो अनकॉन्शियस रह सके। तो इस कंडीशन में कितने ही पेशेंट ऐसे थे कि इंसुलिन की अमाउंट ज़्यादा देने से उन पेशेंट्स की क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी। और फार्मा कन्वर्सिव थेरेपी भी इतनी यूजफुल नहीं रही। तो इन थेरेपीज़ को जो 1933 में इंसुलिन कोमा थेरेपी आई थी और जो फार्मा कन्वर्सिव थेरेपी आई थी 1934 में, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी का। क्योंकि जितनी भी फिजिकल थेरेपीज प्रोवाइड की गई उसमें सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थेरेपी इस टाइम चल रही है वो कौन सी है पेशेंट के प्रॉफिट के लिए? वो है इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। बट आपके एग्जाम में इसको इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी की जगह किस नाम से भी पूछा जाता है? फिजिकल थेरेपी के नाम से भी पूछा जाता है। तो अगर आपको फिजिकल थेरेपी के बारे में एक्सप्लेन करना है तो भी आपको कौन सी एक्सप्लेन करनी है? इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हुई ECT के इंट्रोडक्शन की बात, ठीक है। बहुत सी थेरेपीज आई जिनको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट वन अपन देखते हैं अबाउट द डेफिनेशन। Electroconvulsive therapy is a physical therapy in which, with the help of two electrodes, current is passed through temporal region in between the two hemispheres of brain to produce a seizure. इस चीज़ को मैं विद डायग्राम आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा, बट इसको डेफिनेशन को समझिए, इसमें कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी क्या है? एक फिजिकल थेरेपी है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा? इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी को फिजिकल थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी इज ए फिजिकल थेरेपी इन विच जिसमें आप क्या करते हैं? विथ द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब जिसमें आप दो इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से करंट इज पास्ड थ्रू टेम्पोरल रीजन इन बिटवीन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन। आपके ब्रेन के टेम्पोरल रीजन में जो दो हेमिस्फीयर्स हैं, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, राइट हेमिस्फीयर्स और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स, तो उन दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में इलेक्ट्रिकल करंट आप दो इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ताकि एक क्या कर सके? सीजर पर्सन में, एक कन्वल्सिव या सीजर वाली एक्टिविटी पर्सन में एग्रीगेट हो सके, इनिशिएट हो सके। तो उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। आपको फिर बता दूं इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी क्या है? इज ए फिजिकल थेरेपी in which with the help of two electrodes current is passed through temporal region in between two hemispheres of brain to produce a seizure। ठीक है यहाँ तक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं पैरामीटर्स। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी जब भी आप पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही आपको इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी देनी होती है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक पैरामीटर्स क्या हैं? स्टैंडर्ड डोज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1978 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा वो इलेक्ट्रिकल करंट जो पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है उसकी एक स्टैंडर्ड डोज फिक्स की गई है, क्योंकि इससे एक्सेसिव डोज अगर पेशेंट को अगर प्रोवाइड करवाते हैं
तो इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और मे भी पेशेंट की डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स जब भी पेशेंट को लगाए जाते हैं तो इलेक्ट्रोड्स को दोनों हेमिस्फीयर्स पे प्लेस करने से पहले आपकी मॉनिटर पे जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड से वो इलेक्ट्रिकल करंट सेट कर लिया जाता है, ताकि उससे क्या होता है कि अगर वो इलेक्ट्रोड्स एक्सेसिव टाइम के लिए भी अगर आप लगा के रखते हैं तो भी क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि फिक्स कर लिया इतना करंट जाएगा और इतने ड्यूरेशन के लिए जाएगा। लाइक आप कभी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गए हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने से पहले वहाँ मार्किंग होती है कि ठीक है इस गाड़ी में पेट्रोल जाना है 150 का। दैट मीन्स अगर वो उस स्वाइप को एक्सेसिव टाइम के लिए भी अगर प्रेस करके रखता है तो भी उससे ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी में नहीं जाएगा। उसी तरीके से इसको समझिए पैरामीटर्स में स्टैंडर्ड डोज जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1978 में दी उसके अकॉर्डिंग एक फिक्स एवरेजन आपको कीबोर्ड से उसमें प्रेस करना होता है ताकि इतना ही इलेक्ट्रिकल करंट पेशेंट को जा सके। तो आप पहले तो उसका वोल्टेज सेट करते हो, वोल्टेज में जो 90 to 150 की रेंज बताई जाती है, लेकिन एवरेज जो पेशेंटों को दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 110 का वोल्टेज उसको दिया जाता है। और ड्यूरेशन पहले से ही उसमें फिक्स कर लिया जाता है कितना, 0.6 सेकंड के लिए इस पेशेंट को इतने वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। बट कुछ पेशेंट्स में अगर इस स्टैंडर्ड डोज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब आप ईसीटी प्रोवाइड करवाते हैं तो अगर पर्सन में ग्रांड mal सीजर प्रोड्यूस नहीं होता है, टॉनिक क्लोनिक सीजर होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर वो सीजर पेशेंट में प्रोड्यूस नहीं होता है तो सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम 2 टाइम और ट्राई किया जाता है कि पेशेंट में वो कन्वल्सिव एक्टिविटी या ग्रांड mal सीजर क्या है, प्रोड्यूस हो सके। जब तक ग्रांड mal सीजर प्रोड्यूस नहीं होते हैं 3 टाइम्स तक वो चांस लिया जाता है, उसके बाद में पेशेंट को क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड डोज है 110 वोल्टेज और ड्यूरेशन 0.6 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं पैरामीटर्स के बाद में, टाइप ऑफ सीजर प्रोड्यूस। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आप ईसीटी देंगे तो 110 के वोल्टेज में 0.6 सेकंड के लिए आप प्रोवाइड करवाते हो, ये तो स्टैंडर्ड डोज की बात हो गई। जब भी वो डोज प्रोवाइड करवाते हो तो आप पेशेंट में क्या देखते हो, आप पेशेंट में सीजर जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। लाइकेस उस सीजर को जो पेशेंट में उस वोल्टेज पे जो सीजर प्रोड्यूस होने वाला होता है उसे आप क्या कहते हो, ग्रांड mal सीजर। क्या कहते हो, ग्रांड mal सीजर। और किसी भी सीजर्स की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसके टाइप को डिवाइडेड किया जाता है। तो ग्रांड mal सीजर क्या होते हैं, ऐसे सीजर्स जिसमें टॉनिक और क्लोनिक दोनों फेज देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, टॉनिक और क्लोनिक दोनों फेज देखने को मिलती है, उसे क्या कहते हैं, ग्रांड mal सीजर। जिसमें टॉनिक फेज तो कितनी देर के लिए होती है, 10 to 15 सेकेंड्स के लिए, और क्लोनिक फेज कितनी देर के लिए होती है, 30 to 60 सेकेंड्स के लिए। टॉनिक और क्लोनिक फेज 10 to 15 सेकेंड्स और 30 to 60 सेकेंड्स। टॉनिक तो कैसा होता है, टॉनिक मीन्स एक विदाउट जर्क, लाइक एक टोनसिटी, मतलब पेशेंट एक ही सिचुएशन में बना रहता है 10 से 15 सेकंड्स के लिए। तो उसमें पहले तो क्या आता है, टॉनिक फेज, जर्किंग मूवमेंट, और फिर क्या होती है 30 to 60 सेकंड्स के लिए क्रोनिक फेज उस पेशेंट में आती है। तो ये दोनों फेज जब आपको देखने को मिलती है तो वो क्या होता है, ग्रांड mal सीजर पेशेंट में प्रोड्यूस हो गया है। मीन्स आपने जो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी दी है वो सक्सेसफुल रह गई है, ठीक है। तो ये तो हुई इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पैरामीटर्स और टाइप्स ऑफ सीजर्स की बात जो पेशेंट में आपने प्रोड्यूस की है, ठीक है। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे ही पेशेंट को आपने इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी दी तो उसके माइंड में क्या मैकेनिज्म चली, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ पेशेंट में। तो आपको लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो अभी तक पता नहीं है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म पेशेंट के ब्रेन में होती क्या है, बट कुछ थ्योरी जैसे कि न्यूरोकेमिकल में क्या होता है, एंडोक्राइन में क्या होता है, इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जैसे ही आप ईसीटी दोगे तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन, न्यूरोकेमिकल थ्योरी इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन लेवल। न्यूरोकेमिकल थ्योरी क्या कहती है, न्यूरोकेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन की लेवल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जबकि सेकंड वन न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी क्या कहती है
न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी के अकॉर्डिंग लेवल इंक्रीज हो जाती है कौन कौन से की, प्रोलैक्टिन, कौन कौन सी, प्रोलैक्टिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब मेरे को आपको इन न्यूरोकेमिकल्स के बारे में और एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये क्या एक्टिविटी करते हैं, ये आप आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, ठीक है। और एक और बात, जब भी आप इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हो तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन दैट ECT कॉज इंक्लूड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन लेवल एंड यूज ऑफ ग्लूकोज इन द ब्रेन। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में प्रोड्यूस करेंगे वो क्या करेगी, ब्लड लेवल को, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगी बॉडी में, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर देगी और जो ग्लूकोज है उसके यूज को भी क्या होगी, वो ब्रेन बढ़ा देगा। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं है, लेकिन न्यूरो केमिकल और न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी क्या कहती है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देने के बाद आपके माइंड में क्या एक्टिविटी होती है, ये चीज आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ECT। टाइप्स ऑफ ECT जो होती है वो होती है डायरेक्ट ECT और मॉडिफाइड ECT, ठीक है। क्या मीन होता है डायरेक्ट और मॉडिफाइड ECT का? फर्स्ट वन डायरेक्ट ECT। डायरेक्ट ECT वो ECT है जो एनेस्थेसिया और जो मस्कुलर रिलैक्सेंट आप ECT से पहले, मतलब जो मेडिकेशंस आप प्रोवाइड करवाते हैं उनके बिना अगर आप इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी देते हो तो वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट ECT। मीन्स इन दिस ECT इज गिवन इन द एब्सेंस ऑफ एनेस्थेसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेंट। मतलब मस्कुलर रिलैक्सेंट और एनेस्थेसिया की एब्सेंस में अगर आप देते हो तो वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट ECT। जबकि सेकंड वन क्या होती है, मॉडिफाइड ECT। और मॉडिफाइड ECT मीन्स अपोजिट, जिसमें आप क्या करते हो, एनेस्थेटिक एजेंट भी देते हो और मस्कुलर रिलैक्सेंट भी देते हो। अब इसमें इन दिस पेशेंट इज गिवन एनेस्थेटिक इंजेक्शन एंड मसल्स रिलैक्सेंट टू स्टॉप मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट कैन लीड टू ब्रोकन बोन। क्योंकि आप जैसे ही मसल रिलैक्सेंट दोगे तो वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को क्या है, नहीं होने देगा और उससे क्या है, आपके बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस लेस हो जाते हैं। तो ये हुई डायरेक्ट और मॉडिफाइड ECT। और मॉडिफाइड ECT में कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, एट्रोपिन, सक्सिनाइलकोलिन और थायोपेंटोल सोडियम। एट्रोपिन तो क्या है, जो आपके ओरली सिक्रेशंस होते हैं उनको कम कर देता है। सक्सिनाइलकोलिन क्या है, मसल्स रिलैक्सेंट है। और थायोपेंटोल सोडियम क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में आप में यूज में आता है। तो ये तीन मेनली मेडिकेशंस हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कौन सी मेडिकेशंस कब दी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। आपने ECT की डोज पढ़ ली, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, बट उसमें इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रिकल प्लेसमेंट किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाने वाला जो है वो क्या है, बायलैटरल, क्योंकि ये क्या है, मोर इफेक्टिव होता है। जबकि यूनिलैटरल क्या है, वन साइडेड होता है, इसलिए वो लेस इफेक्टिव होता है। बायलैटरल की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन, मोर इफेक्टिव एंड मोर कॉग्निटिव इफेक्ट। मोर कॉग्निटिव यानी कि माइंड की एक्टिविटी पे ज़्यादा इफेक्ट देता है। तो ये मोस्ट कॉमन, मोर इफेक्टिव एंड मोर कॉग्निटिव इफेक्ट। ईच इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड 2.5 to 4 सेमी on the midpoint on a line joining the tragus of the ear and the lateral canthus of the eye। एक इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट जो करते हैं अपन पेशेंट के अंदर, वो बाइलेटरल में कैसे करते हैं, मिड पॉइंट ऑन ए लाइन, मतलब जो ट्रेगस ऑफ द ईयर और लेटरल कैंथस ऑफ द आई, जो कैंथस है, लेटरल कैंथस है आपकी आई का, उसको और ट्रेगस ईयर के लाइन को जोड़ने में जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर प्लेस किया जाता है। जबकि यूनिलेटरल क्या है, इसको मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। यूनिलेटरल क्या है, लेस कॉग्निटिव इफेक्ट एंड लेस क्लिनिकल इफेक्टिव, यानी कि ये माइंड पर भी कम इफेक्टिव होता है, कॉग्निटिव इफेक्टिव कम होता है और क्लिनिकली भी कम इफेक्टिव यूनिलेटरल होता है। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओनली ऑन वन साइड ऑफ द हेड, यूजुअली नॉन डोमिनेंट साइड। नॉन डोमिनेंट साइड जो है पेशेंट के ये रखे जाते हैं। इसको डायग्राम से देखिए। यूनिलेटरल का मतलब क्या हुआ, वन साइडेड ऑफ ब्रेन, यानी कि एक हेमिस्फीयर्स पर ही इलेक्ट्रोड रख दिए जाते हैं। जबकि बायलेटरल पे क्या है, बायलेटरल में पेशेंट के दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, दोनों साइड पर इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं। तो ये कौन सा हुआ, बायलेटरल और यूनिलेटरल, ठीक है। अब इसमें कोर्स ऑफ यूसीटी का कोर्स कैसे दिया जाता है, इट इज यूजुअली गिवन 3 times a week, reduced to twice a week and once a week when symptoms begin to response। मीन्स आप जब भी पेशेंट को ECT प्रोवाइड करवाने लगते हो तो ECT
3 दिन, सब वीक में क्या है 3 दिन, जैसे कि 1/1, जैसे कि एक दिन दिया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन दिया, एक दिन छोड़ दिया, और एक दिन दिया और एक दिन छोड़ दी, तो मीन्स 3 डेज इन ए वीक प्रोड्यूस किया जाता है। और धीरे धीरे फिर इसको एकदम फिनिश नहीं किया जाता है, स्टॉप नहीं करते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट वीक जब भी उसका सिम्टम्स रिस्पॉन्स करेंगे फिर उसको 2 टाइम्स कर देंगे वीक में, और फिर लास्ट में क्या कर देंगे 1 टाइम कर देंगे, और फिर लास्ट में जाकर ECT को स्टॉप करेंगे। ऐसे स्टॉप किया जाता है ECT को। और इसमें डिजीज़ के अकॉर्डिंग ECT जाती है। ECT कैसे, डिप्रेशन का पेशेंट है तो 6 से 12 ट्रीटमेंट, 6 to 12 ट्रीटमेंट नेसेसरी होता है। अगर मेनिया का पेशेंट है तो 20 ट्रीटमेंट्स, और अगर केटारोनिया का पेशेंट है तो यूजुअली 3 to 5 ट्रीटमेंट्स में भी पेशेंट रिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोर्स ऑफ ECT के बाद में ECT टीम की अगर बात करें तो 5 कैंडिडेट्स होते हैं। साइकेट्रिस्ट होता है, एनेस्थेटिस्ट होता है, ट्रेन नर्स होती है, नर्सिंग एड्स होते हैं, और ECT असिस्टेंट होते हैं। ये 5 मेंबर्स होते हैं किसमें, ECT टीम में। ठीक है, इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर अपन बात करें तो इंडिकेशंस में सबसे पहले मेजर इंडिकेशंस कौन कौन से हैं, सीवियर केटाटोनिया, मेजर डिप्रेशन, कौन कौन से हैं, मेजर डिप्रेशन। मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है, तो वो कौन सा है, डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट को या मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा सीवियर केटाटोनिया, सीवियर साइकोसिस, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर और सीवियर एनोरेक्सिया नर्वोसा, इन पेशेंट्स में इंडिकेशन होता है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, सीवियर एनोरेक्सिया नर्वोसा, सीवियर साइकोसिस, ये चीज़ें क्या होती है ये मैं आपको डिजीज़ पोर्शन में बताऊंगा, जब आपको याद आएगा कि ये चीज़ों में ECT प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस में किसी भी पेशेंट का किसी भी रीज़न से अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज है तो उस पेशेंट को किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये तो हुआ एब्सोल्यूट रीजन। जबकि रिलेटिव क्या हुआ, ब्रेन ट्रोमा हुआ, सेरिब्रल हेमरेज हुआ, सेरिब्रल एन्यूरिज्म हुआ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ, या रेटाइनल डिटैचमेंट हुआ। इन कंडीशंस में क्या हुआ, रेटाइनल डिटैचमेंट क्या होती है, रेटाइना का अपनी लेयर से डिटैच हो जाना। तो इन डिजीज़ की कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। ठीक है, और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जैसे सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेशन डिप्रेशन है, वैसे ही सबसे मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है मेमोरी इंपेयरमेंट। जो पेशेंट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी लेता है उसमें मेमोरी इंपेयरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। मेमोरी इंपेयरमेंट। सेकेंड वन, कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस। कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, उस पेशेंट में आपको मेमोरी इंपेयरमेंट के अलावा कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस वो फील करेगा। उसके अलावा किसी भी एक्टिविटी में उसका कंसंट्रेशन पावर जो होगा वो पुअर हो जाएगा। पुअर कंसंट्रेशन और एंजाइटी देखने को मिलेगी, पुअर कंसंट्रेशन एंड एंजाइटी। नेक्स्ट वन, हेडेक, वीकनेस एंड बैकेज, मतलब बैक प्रॉब्लम, बैक में पेन, वीकनेस और हेडेक, ये सारे आपको साइड इफेक्ट्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, साइड इफेक्ट हो सकता है एट्रोपिन की अगर ज़्यादा डोज दे दी तो आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिल सकता है। पेशेंट में आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, टंग बाइट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द ग्रांड mal सीजर, और इनकॉन्टिनेंसी ऑफ यूरिन। अगर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से पहले अगर आपने पेशेंट को ब्लैडर इवैक्यूएट नहीं करवाया, मतलब ब्लैडर खाली नहीं करवाया, यूरिन पास नहीं करवाया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकॉन्टिनेंसी ऑफ यूरिन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपन एज ए नर्स आपका इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में क्या रोल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।